अशीरा ने अपने बारे में सोचा और सीधी बावर्ची खाने की तरफ चल पड़ी। अभी वो बावर्ची खाने में दाखिल ही हुई थी कि एक बार फिर हैरत का एक झटका सा उसे लगा। चूल्हों पर देगचियां चढ़ी हुई थीं, खाना तकरीबन तैयार था, उनसे खुशबुएं उठ रही थी। हालांकि अभी सिर्फ 11:15 बजे थे। उसने तमाम हांडियां खोल कर देखी, एक से एक शानदार खाना जिससे ऐसी खुशबू उठ रही थी कि आज तक कभी महसूस नहीं की गई थी। अभी तक वो जिन हालात से गुजरी थी उसकी वजह से नाश्ता करना भी भूल गई थी। उसे एहसास हुआ कि उसे भूख लग रही है। वो बचे खचे नाश्ते की तरफ बढ़ गई। रोज का मामूल था, कोई नई बात नहीं थी। उन लोगों के सामने से नाश्ता वापस आता तो अशीरा का खाने के लिए जी करता। इससे पहले उसकी मजाल नहीं थी कि नाश्ता अपने लिए निकाल लेती। उसने ढकी हुई प्लेटें खोली और एक बार फिर उसके हलक से एक गहरी सांस निकल गई। नाश्ता बिल्कुल ताज़ा और गर्म था, जबकि अब तक उसे खराब हो जाना चाहिए था। वही बात जो आजकल हो रही थी। न जाने क्या हो रहा था। यहाँ कभी कभी तो उसे यूं लगता था कि जैसे वो एक बहुत ही तवील ख्वाब देख रही है, वरना ऐसा सब कुछ तो मुमकिन नहीं होता था। बहरहाल भूख लग रही थी। उसने नाश्ता शुरू किया और अब भी उसे हैरान होना पड़ा, क्योंकि उससे पहले इतना लजीज नाश्ता उसने नहीं किया था। या अल्लाह, किस कदर अन्यायतें कर रहे हो तुम मुझ पर। क्या हो रहा है ये सब कुछ। मैं इस कदर अनायतें कैसे बर्दाश्त कर सकूंगी। जब मेरी आंख इस हसीन ख्वाब से खुलेगी तो मेरा क्या हश्र होगा। ये ख्वाब है या भी नहीं, सारे काम तो मुझे अपने हाथों से करने पड़ रहे हैं। सब कुछ अपनी आंखों से देख रही हूँ। इसके बावजूद मैं इसे कैसे ख्वाब समझूं। ये सब कुछ क्या है, वो सोचने लगी और एक बार फिर उसके जहन में चोर दरवाजों से शाह नाम दाखिल हो गया। हाय, नाम भी कैसा है। उसे नाम आम तौर से सुनने को कहाँ मिलते हैं। और फिर दूसरी बात ये कि इस तरह के जदीद और हसीन नाम आम लोग तो नहीं रखते। अगर ये शाह नाम के माँ बाप ने भी रखा है तो इसका मतलब है वो मामूली लोग नहीं हैं। उसका दिल चाहा कि शाह नाम से मालूम करे कि तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं, अम्मा कहाँ है, बाप कहाँ है। फिर एकदम उसे झरझरी सी आ गई। मैं पागल तो नहीं हो गई। उसने जैसे अपने आप से कहा, भला मैं क्यों उसके बारे में इतनी ज्यादा सोच रही हूँ। अक्सर उस खानदान के नौजवान लड़के और लड़कियां यहाँ भी आते रहते हैं। इससे पहले जबकि अम्मी अबू जिंदा थे तो खानदान के बहुत से लोगों से मिली थी, बाहर के लोगों से भी मिली थी। बड़े बड़े हसीन नौजवान उसने देखे थे। बल्कि उन दिनों जब नसर और नज़म के रिश्ते आ रहे थे, बहुत से हसीन नौजवान यहाँ आए थे। खास तौर से वो लड़का जिसने या जिसके अहले खाना ने अशीरा को देखकर नज़म और नसम का रिश्ता मुस्तरद कर दिया था। वो भी काफ़ी हसीन था। रिश्ता लगाने वाली इस दौरान और भी कई रिश्ते दिखा चुकी थी, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आने वालों से अशीरा को इतना दूर रखा जाता था कि उसका साया भी उस पर ना पड़ सके। घर के तमाम लोग अशीरा के हुस्न से खौफ ज़दा थे। सब जानते थे कि उसके सामने नज़म या नसर की दाल गलना बहुत मुश्किल है। बहरहाल ये सब कुछ था। कई लड़कों की वजाहत अशीरा को भी पसंद आई थी, लेकिन अपने लिए नहीं, नज़म या नसर के लिए। खुद उसके दिल में आज तक इस तरह की कोई तहरीक पैदा नहीं हुई थी। लेकिन शाह नम, उसकी नीली आंखें कितनी पुरकशिश हैं। ना जाने बेचारा किन हालात का शिकार है। अचानक ही वो चौंक पड़ी। पता नहीं शाह नम ने नाश्ता किया भी है या नहीं। उसे अहमकाना सोच पर खुद ही शर्मा गई। भला मेरा उससे क्या रिश्ता
जो उसके बारे में मैं इस तरह सोचूं। घर का ड्राइवर है, घर में तो और भी बहुत से मुलाजम हैं। या अल्लाह मुझे संभाल, मुझे क्या हो रहा है। इस किस्म की बेवकूफ़ी तो मैंने पहले कभी नहीं की। फिर उसने अपने जहन को दूसरी तरफ मुंतकिल करने की कोशिश की और बेमुश्किल तमाम शाह नाम के ख्याल को जहन से निकालने की कोशिश करने लगी। दोपहर के खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में जा घुसे। घर की फिजा खराब थी। मुअज्जम अली साहब भी ऑफिस नहीं गए थे। ताहरा बेगम से उनकी काफ़ी खटपट हुई थी, जिसका अंदाज़ा इस बात से होता था कि खाने सब ने अपने अपने कमरे में खाए थे और फिर दरवाजे बंद करके लेट गए थे। वो भी तमाम मामूलात से फरागत हासिल करने के बाद अपने कमरे की जानब चल पड़ी। दोपहर मामूली के मुताबिक गर्म हो चुकी थी और बाहर वही गर्मी पड़ रही थी। वो अपनी मसहरी पर पांव लटका कर बैठ गई और उसने एक दीवार निगाहें जमा दी। फिर अचानक ही उसकी निगाह वहां से हटकर उस जगह पहुंच गई जहां वो पत्थर रखा हुआ था। उस वक़्त बिल्कुल इत्तफाकिया तौर पर उस पत्थर के बारे में सोचा था, हालांकि ये सोचने की कोई ख़ास वजह नहीं थी। वो बेख्तियार अपनी जगह से उठ गई और उसने बड़ी चाहत से उस पत्थर को उठाया और बेगौर देखने लगी। क्या सा प्यारा पत्थर है, मैं इसका क्या करूं? अगर मैं ताया अबू से कहूं कि ये पत्थर मुझे एक लाकट में लगा कर दे दें, तो क्या वो हैरान नहीं होंगे और पूछेंगे नहीं मुझसे कि ये पत्थर मेरे पास कहाँ से आया? दिल तो यही चाह रहा था कि यह पत्थर किसी लाकट में जुड़वा कर गले में डाल ले और हर वक्त पहने रहे, लेकिन यह किसी भी तौर मुमकिन नहीं था। अगर उसे पहनती तो घर वाले उसकी बोटियां नोच डालते और फिर उससे सवालात भी किए जाते कि आखिर ये पत्थर कहाँ से आया। कोई ऐसा जरिया नहीं था जो इस पत्थर को किसी लाकट में जुड़वा कर अपने गले में पहन ले। फिर वो एकदम अपनी बेवकूफ़ी की सोच पर खुद ही मुस्कुरा दी और वापस पलटकर मसहरी पर दराज हो गई। उस वक़्त बड़ी बहरानी कैफियत तारी थी। अपने आप को हर तरीके से पुरसकून करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यूं लगता था जैसे सकून का अब उसकी ज़िंदगी में कोई गुजर ना रहा हो। एक अजीब सी तन्हाई का एहसास हो रहा था। बेअख्तियार दिल चाहा कि दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाए, वही ठंडी छांव, वही खूबसूरत फिजा। लेकिन उसके साथ ही एक हल्का सा खौफ भी उसके जहन में उभरा। पता नहीं वहाँ क्या हो। अब तक जो होता रहा है वो बड़ा ही अजीब था। अगर किसी को ये कहानी सुनाएगी तो उसके सर पर जूते लगाए जाएंगे कि दिमाग में खराबी पैदा हो गई है। लेकिन सच्चाइयाँ तो सच्चाइयाँ होती हैं। न जाने वो सब कुछ क्या था। वो परिंदे जो इंसानी शक्ल रखते थे और उसके बाद वो सारी बातें जो उन्होंने उस दौर हो रही थी, हालांकि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। वो पुरस्कार परिंदे जो इंसानी शक्लों में थे और बातचीत भी करते थे, उसके बहुत ही हमदर्द बने हुए थे और हर नाजुक लम्हे में ना सिर्फ उसकी मदद कर रहे थे बल्कि उसे बुरा कहने वालों का दिमाग भी दुरुस्त कर रहे थे। मशीरा बेगम के सर पर गिरने वाला गुलदान बिला वजह ही नहीं गिरा था। एक चिड़िया रोशनदान से आई थी और गुलदान फेंक कर चली गई। और फिर ताहरा बेगम जो उसे मारने के लिए दौड़ी थी, उनके पांव उलझने की कोई जगह नहीं थी, लेकिन वो जिस कुव्वत से गिरी थी उससे ये अंदाजा होता था कि किसी ने उसके पांव पकड़कर उन्हें खींच लिया है। बज़ाहिर तो सब कुछ उसके हक में हो रहा था। न जाने पुरअसरार हमदर्द उसे कहाँ से मिल गए, लेकिन थे तो वो हमदर्द, इसमें कोई शक नहीं। इस बेख्याली के आलम में उसे एहसास भी ना हुआ कि वो कब अपनी जगह से उठी और कब दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे से बाहर निकल आई। हस्बे मामूल बाहर चलचलाती धूप पड़ रही थी, इतनी तेज, इतनी शदीद के चेहरा झुलस जाए। अभी वो 2 कदम ही आगे बढ़ी थी कि अचानक ही उसने अपने ऊपर एक साया सा देखा।
उसकी निगाहें ऊपर की तरफ उठ गईं। साए का बस उसे एक एहसास सा हुआ था। कोई ऐसी चीज ऊपर नहीं थी जिसे सायादार चीज कहा जा सके, मगर एक लम्हे के अंदर अंदर उसके चेहरे पर पड़ने वाली धूप की तपश खत्म हो गई थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। अब तो हर ऐसी अनोखी बात जो उसके इल्म में आती उसे वो इन्हीं पुरस्रार हमदर्दों से मंसूब कर देती। वो उसका इतना ख्याल रखते थे कि उस पर धूप तक न पड़ने देते थे। दिल ही दिल में वो इन ख्याली हमदर्दों की ममनून हुए बगैर ना रह सकी और इस वक्त उस साये से भी खौफजदा ना हुई जो उस हमदर्दों से मंसूब कर देती। वो इसका इतना ख्याल रखते थे कि उस पर धूप तक न पड़ने देते थे। दिल ही दिल में वो इन ख्याली हमदर्दों की ममनून हुए बगैर ना रह सकी और इस वक्त वो साये से भी खौफजदा ना हुई जो उसके साथ साथ चल रहा था, जबकि ऊपर कोई चीज नहीं थी। यहाँ तक कि वो इमली के दरख्त के पास पहुंच गई। माली की चारपाई उसी तरह बिछी हुई थी और माली अपने क्वार्टर में घुसा हुआ था। उस वक्त लोगों के थपेड़े किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो सकते थे। उसने एक ठंडी सांस ली और चारपाई पर बैठ गई। उसी वक्त उसकी नजर दरख्त की दूसरी तरफ पड़ी। किसी के बाजू नजर आ रहे थे। कोई दरख्त से पुश्त लगाए मुंह दूसरी तरफ किए बैठा हुआ था। शायद माली है, उसने दिल ही दिल में सोचा। पता नहीं माली बाबा आज कैसे दरख्त के नीचे आ बैठा है, वरना इस चलाती धूप में तो घर के सारे ही मुलाजम अपने अपने क्वार्टर में हुआ करते हैं। बेशक दरख्त के नीचे ठंडी छांव है और वह बहुत खुशगवार लग रही है, लेकिन फिर भी कोई मेरी तरह तो नहीं हो सकता जिसके साथ बातचीत करने वाला भी कोई नहीं है। उसने सोचा कि थोड़ी सी माली बाबा से ही बातें की जाएं। चुनाचा उसने बड़े नरम लहजे में पुकारा, माली बाबा। दूसरी तरफ बैठा हुआ आदमी जल्दी से उठकर उसके सामने आ गया और अशीरा का दिल जोर से धड़क उठा। ये माली बाबा नहीं बल्कि शाह नम था। आप? उसके मुंह से सरसराती हुई आवाज निकली। जी मालकन, माफी चाहता हूं, मैं यहाँ छांव में आ बैठा था, उसने माजरत अमीज लहजे में कहा। उसकी आंखें अशीरा पर जमी हुई थीं और उन नीली आंखों से मोहब्बत के सोते फूट रहे थे। अजनबी मर्दों से हम कलाम होने का अशीरा को शादो नादर ही इत्तफाक हुआ था, इसलिए उसकी पेशानी अर्क आलूद हो गई। वो बदस्तूर अशीरा को देखता रहा। फिर उसने कहा, आपको तकलीफ हो रही है, मैं चला जाऊं? अशीरा के मुंह से अब भी कोई आवाज नहीं निकल सकी। उसने फिर कहा, असल में क्वार्टर की छत तप रही थी, इसलिए मैं दरख्त के नीचे आ गया। मैं जा रहा हूं, आप इत्मीनान से बैठें। उसने वापसी के लिए कदम बढ़ाए तो अशीरा बेइख्तियार बोल उठी, अरे नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, बैठ जाओ, क्या हर्ज है। ना जाने ये अल्फाज उसने किस तरह अदा किए थे। उसे खुद भी उस पर हैरत हुई थी कि वो इस तरह बेइख्तियार हो गई थी। शुक्रिया मालकन। वो रुका और फिर वापस पलटकर उसी जगह बैठ गया। अशीरा दहशतज़दा निगाहों से इधर उधर देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक ही उसे अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आने लगा। ये क्या अहमकाना हरकत कर रही हूँ मैं? घर का मुलाजिम है, ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पता नहीं मेरे अंदर ये कैफियत क्यों पैदा हो गई। वो खामोशी से अशीरा को देख रहा था। अशीरा जल्दी से बोली, मैं अशीरा हूँ, मैं जानता हूँ, उसने बदस्तूर मोहब्बत भरे लहजे में कहा। अशीरा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या बात करे। जो मुंह में आ रहा था उल्टा सीधा किए जा रही थी। कहने लगी, तुमने खाना खा लिया? वो मदम सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ खाना कौन देता है। अरे वाह, इसका मतलब है कि तुम अभी तक भूखे हो। अशीरा को अपने अंदर एक हल्की सी बेचैनी का एहसास हुआ। मेरे लिए कोई नई बात नहीं मालकन, काफी अरसे से बेरोजगार हूँ। अक्सर दोपहर को खाना कम ही मिलता है। अब चौंका बड़े मालिक ने मुझे नौकरी पर रख लिया है और खाने कपड़े की बात भी की है, तनख्वाह के अलावा, इसलिए अब मुझे खाना मिल जाया करेगा।
अशीरा का दिल हमदर्दी से धड़क उठा। उसे उसकी ये बात बड़ी दर्द भरी लगी थी। वो बेख्तियार बोल पड़ी, नहीं, मेरा मतलब है आओ, बहुत शर्मिंदा हूं। बराह करम मेरे साथ आओ। कहाँ? वो घबराए हुए लहजे में बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, आ जाओ। आप कहाँ तकलीफ करेंगी मालकन? मैं मालकन नहीं हूं, तुम बार बार मुझे मालकन कहकर, मैं तुम्हें अपना नाम बता चुकी हूं, मेरा नाम अशीरा है और बस। तुम आते क्यों नहीं? अशीरा को उसकी भूख का शदीद एहसास हो रहा था। जी, वो एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। हमदर्दी में अशीरा इस नाजुक सूरत हाल को भूल चुकी थी कि वो उससे क्या कह रही है, वो क्यों उसके साथ है। उसे तो सिर्फ ये याद रहा कि वो भूखा है। बहरहाल वो उसे साथ लिए हुए किचन में आई। फिर उसने उसे खाना निकाल कर दिया। बावर्ची खाने में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वो बैठ सके, इसलिए वो ट्राली लिए हुए अपने कमरे की जानब चल पड़ी। आ जाओ मेरे साथ। ये पहला अजनबी था जिसे वो बेधड़क अपने कमरे में ले गई और फिर उसने खाना मेज पर सजाया और फिर उसे देखा। उसकी आंखों में ममनूनियत के जज्बात थे। वो कहने लगे, मैं आपका सिर्फ एक ड्राइवर हूं अशीरा साहबा, आप मुझे बहुत इज्जत दे रही हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? हर शख्स अपना काम करता है। आपको मेरे बारे में नहीं मालूम मैं यहाँ क्या करती हूँ। चलिए बराह करम खाना खा लीजिए। मगर खाना तो आपने नहीं खाया है, वो बोला और अशीरा चौंक कर उसे देखने लगी। आपको कैसे मालूम? बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो दिल से शुरू होकर दिल पर खत्म हो जाती हैं। मेरा मतलब है, वो एकदम बौखला सा गया। अशीरा ने उसकी इस कैफियत पर गौर किया था। इतनी ज्यादा ज़हीन नहीं थी, लेकिन जवाब देना जरूरी समझा। असल में मैंने नाश्ता देर से किया था। छोटा मुंह बड़ी बात है मालकन, मालक और मुलाजम का फर्क समझता हूँ, लेकिन दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश उठी है। अगर आप पूरी कर देंगी तो जिंदगी भर दुआएं देता रहूंगा। ख्वाहिश? जी, मैं समझी नहीं। आप भी खाना खा लीजिए। वो इस कदर लिहाजत से बोला कि अशीरा मोम की तरह पिघल गई। बात कुछ इसी अंदाज में कही गई थी कि वो उसे रद्द ना कर सकी और उसके सामने बैठ गई।